हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG19, द ऑस्ट्रेलियन नॉवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1. Discuss the development of the convict novel in 19th century Australia. Critically analyze the themes and concerns of any major convict novel of this period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 19th century ऑस्ट्रेलिया में कॉन्विक्ट नोवेल कैसे डेवलप हुई। साथ है एक मेजर नोवेल जैसे फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर उसके थीम्स और कंसर्न्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉन्विक्ट नॉवल उन नॉवेल्स को कहा जाता है जो अनक्रिमिनल्स और कॉन्विक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को दिखाती हैं जिन्हें ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था पनिशमेंट के रूप में। इन नॉवेल्स का मेन थीम क्राइम, पनिशमेंट और रिडेम्पशन होता है। 19th सेंचुरी में ये जॉनर बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया एक पेनल कॉलोनी से सिविल सोसाइटी बन रहा था। मार्कस क्लार्क, हेनरी सेवरी जैसे राइटर्स ने इस थीम को डीपली एक्सप्लोर किया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन ऑफ द कॉन्विक्ट नॉवल। ऑस्ट्रेलिया का पीनल सिस्टम 1788 में स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स को न्यू साउथ वेल्स और वन डीमंस लैंड भेजा गया। कॉलोनियल राइटर्स ने कॉन्विक्ट लाइफ के हार्श एक्सपीरियंसेस को लिटरेचर के जरिए दिखाया। हेनरी सेवरी का क्विंटस सर्वेंटन 1830 पहला ऑस्ट्रेलियन और पहला कॉन्विक्ट नॉवल माना जाता है। इससे लिखने वाले खुद एक कॉन्विक्ट थे। की पॉइंट। कॉन्विक्ट नॉवल ने ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी का एक अहम पहलू दिखाया, स्ट्रगल, गिल्ट और रिडेम्पशन का कॉम्बिनेशन। 2. इवोल्यूशन और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू में ये नॉवेल्स मॉरल स्टोरीज थी, लेकिन बाद में ये साइकोलॉजिकल और सोशल क्रिटिक बन गई। एक्साइल, एलियनेशन और रिपेंटेंस जैसे थीम्स कॉमन थे। पीनल सिस्टम की ब्रूटैलिटी और इनजस्टिस विविडली दिखाई गई। ऑस्ट्रेलियन बुश लैंडस्केप एक सिंबल बना फ्रीडम और पनिशमेंट दोनों का। ब्रिटिश अथॉरिटी और मोरल सुपीरियोरिटी को चैलेंज करना भी एक मेजर फीचर था। एग्जाम्पल, कई नॉवेल्स में कॉन्विक्ट को मॉरली सुपीरियर दिखाया गया, जिससे ऑस्ट्रेलियन एगैलिटेरियन स्पिरिट का आइडिया मिलता है। 3. मार्कस क्लार्क की फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। 1874 में पब्लिश हुई मार्कस क्लार्क की ये नोवेल सबसे फेमस कॉन्विक्ट नॉवेल मानी जाती है। इसमें प्रोटैगनिस्ट रूफस डॉज एक इनोसेंट आदमी है जिसे गलत तरह कॉन्विक्ट करके वन डीमंस लैंड भेजा जाता है। नॉवेल पीनल सिस्टम की क्रूअल्टी और इनह्यूमैनिटी को एक्सपोज करती है। थीम्स और कंसर्न्स। इनजस्टिस और सफरिंग। डॉस का रॉन्गफुल कन्विक्शन पूरे सिस्टम की ब्रूटैलिटी दिखाता है। रिडेम्पशन और मोरालिटी। डॉस हर सफरिंग के बावजूद अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखता है। कॉलोनियल क्रिटिक। क्लार्क ने ब्रिटिश जस्टिस और कॉलोनियल सिस्टम की हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया। लैंडस्केप और आइसोलेशन। ऑस्ट्रेलियन विल्डरनेस एक इमोशनल सिंबल बन जाता है डिस्पेयर और होप का। नैरेटिव स्टाइल। क्लार्क ने रियलिज्म और मेलोड्रामा को कंबाइन किया, जिससे स्टोरी बोथ इमोशनल और रियलिस्टिक लगती है। 4. थीम्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्विक्ट नॉवल। सोशल जस्टिस। कॉन्विक्ट नॉवेल्स ने ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अनफेयरनेस को चैलेंज किया। आइडेंटिटी और नेशनहुड। यह नॉवेल्स ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मॉरल एम्बिग्युइटी। क्राइम और वर्च्यू के बीच का डिफरेंस ब्लर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्विक्ट जर्नी एक मेटाफोर है ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पनिशमेंट से प्रोग्रेस तक। क्रिटिकल व्यू। कॉन्विक्ट नॉवल सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं होती, बल्कि ह्यूमन एंड्योरेंस और मोरल अवेकनिंग का सिंबल होती है। कंक्लूजन। 19th सेंचुरी के कॉन्विक्ट नॉवेल्स ने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को एक सॉलिड बेस दिया। फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ जैसे नोवेल्स ने पीनल सिस्टम की क्रूअल्टी को एक्सपोज किया और ह्यूमन रेजिलियंस को सेलिब्रेट किया। यह जॉनर एक मोरल और सोशल अवेकनिंग का सिंबल बना और ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी को शेप किया। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 2. Evaluate the significance of Miles Franklin's novel My Brilliant Career as an early feminist text. Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माइल्स फ्रैंकलिन का नॉवल माई ब्रिलियंट करियर एक अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट के रूप में कैसे देखा जा सकता है।
इसमें आपको बताना है कि नॉवल किस तरह वीमेन के इंडिपेंडेंस, जेंडर इनइक्वालिटी और पेट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज करता है। साथ ही इसके फेमिनिस्ट मैसेज और इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइल्स फ्रैंकलिन का नॉवल माई ब्रिलियंट करियर 1901 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में एक माइलस्टोन माना जाता है। इस नॉवल की हीरोइन सिबिला मेलविन एक ऐसी लड़की है जो अपने सपनों और फ्रीडम के लिए लड़ती है। नॉवल उस समय के पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ एक रिबेलियन की आवाज उठाता है। जब सोसाइटी विमेन से सिर्फ डोमेस्टिक रोल की उम्मीद करती थी, तब सिबिला अपनी इंडिविजुअलिटी और करियर के लिए स्टैंड लेती है। इसी वजह से ये नॉवल अर्ली फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। मेन बॉडी। 1. फीमेल इंडिपेंडेंस और एम्बिशन का रिप्रेजेंटेशन। सिबिला एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जो मैरिज और डोमेस्टिक ड्यूटीज को अपना गोल नहीं मानती। उसका सपना एक राइटर बनने का है, जो ऑथर माइल्स फ्रैंकलिन के खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। जब सिबिला हैरोल्ड बीचम का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करती है, तब वो अपनी फ्रीडम और चॉइस के लिए एक बोल्ड स्टैंड लेती है। एग्जाम्पल। सिबिला का ये डिसीजन उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था, जब वीमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो शादी और फैमिली के लिए अपने सपने छोड़ दें। 2. पेट्रियार्कल सोसाइटी और जेंडर रोल्स पर क्रिटिक। नॉवल रूरल ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के उन नॉर्म्स को चैलेंज करता है जो वीमेन को सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ तक सीमित कर देते हैं। सिबिला का फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे वीमेन को एजुकेशन और क्रिएटिविटी के मौके नहीं मिलते। फ्रैंकलिन ने सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स और जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सपोज किया है। एग्जाम्पल। सिबिला के पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों उससे एक ओबीडियंट डॉटर और वाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखती है। 3. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स और फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। इस नॉवल में फ्रैंकलिन ने अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया है, एक यंग वुमन के रूप में उसका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्ट्रगल। नॉवल के अंदर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस क्लियरली विजिबल है, भले ही उस वक्त फेमिनिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं था। सिबिला का कैरेक्टर उन सब वीमेन को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी पहचान मैरिज से नहीं बल्कि अपने काम और टैलेंट से बनाना चाहती है। एग्जाम्पल। सिबिला के सपने और स्ट्रगल ऑथर के अपने फेमिनिस्ट विजन का रिफ्लेक्शन है। 4. लिटरेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जब माई ब्रिलियंट करियर 1901 में पब्लिश हुआ, टैब सोसाइटी ने इससे अनलेडी लाइक बोला क्योंकि इसने ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया। आज के क्रिटिक्स इसे एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट नॉवल मानते हैं जो विमेन राइटर्स को इंस्पायर करता रहा है। इस नॉवल ने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में विमेन्स वॉइस को सेंट्रल पोजीशन दी और लेटर राइटर्स जैसे क्रिस्टीना स्टेड और थिया एस्टली को इन्फ्लुएंस किया। क्रिटिकल पॉइंट। फ्रैंकलिन का मैसेज ये था कि एक वुमन का क्रिएटिव और पर्सनल फ्रीडम उसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। अंत में, माई ब्रिलियंट करियर एक ऐसी स्टोरी है जो एक वुमन के सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की जर्नी को दिखाती है। सिबिला एक सिंबल है उन सब वीमेन का जो अपनी इंडिविजुअलिटी और ड्रीम्स के लिए लड़ती है। नॉवल ने 20वीं सेंचुरी के फेमिनिज्म के बीज बो दिए थे, और आज भी ये अपना रेलेवेंस रखता है। माइल्स फ्रैंकलिन ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, वुमन अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Thomas Keneally's novel Schindler's Ark is the story of the triumph of humanity. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शिंडलर्स आर्क किस तरह इंसानियत की जीत की कहानी है। हमें ये समझाना है कि थॉमस केनेली ने हॉलोकॉस्ट जैसे अंधेरे दौर में ऑस्कर शिंडलर के कैरेक्टर के जरिए कंपैशन और मोरल करेज को कैसे दिखाया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। थॉमस केनेली का नॉवल शिंडलर्स आर्क 1982 एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन बिजनेसमैन जिसने वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1100 से ज्यादा जूस की जान बचाई। पहले वो एक प्रॉफिट सीकिंग आदमी था, लेकिन हॉलोकॉस्ट के बार्बरिक सीन्स देखकर यूएस में एक मोरल चेंज आता है। ये नोवेल एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें ह्यूमैनिटी और काइंडनेस, क्रूअल्टी और हेट्रेड पर जीत जाती है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। कहानी वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर सेट है जब नाजी जर्मनी ने जूस के खिलाफ जीनोसाइड किया था। केनेली ने इस पीरियड को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है, जहां कुछ लोगों ने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर इंसानियत दिखाए। शिंडलर का मॉरल चेंज एक एग्जाम्पल है कि बुरा दौर होने के बाद भी ह्यूमन गुडनेस जिंदा रह सकती है।
नॉवल एक हिस्टोरिकल टेस्टिमनी भी है और एक मोरल मैसेज भी कि एम्पैथी कभी मर नहीं सकती। 2. ऑस्कर शिंडलर एक इंसानियत का प्रतीक। ऑस्कर शिंडलर पहले एक नाजी पार्टी मेंबर था जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना था। लेकिन जब उसने जूस पर होने वाली जुल्म देखी तो उसका दिल बदल गया। उसने अपनी जान, पैसा और पोजीशन रिस्क पर लगाकर अपने वर्कर्स को बचाया, जिसे शिंडलरजूडन कहा गया। वो नाजी ऑफिसर्स को ब्राइब करता था, डॉक्यूमेंट्स फेक बनाता था और अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करता था सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। शिंडलर एक ऐसे हीरो के रूप में उभरता है जो ह्यूमैनिटी की जीत का सिंबल बन जाता है। 3. इविल और गुडनेस का कॉन्ट्रास्ट। नोवेल में शिंडलर के कैरेक्टर को एमन गोएथ जैसे क्रूएल नाजी ऑफिसर के ऑपोजिट दिखाया गया है। गोएथ वायलेंस और हेट्रेड का सिंबल है, जबकि शिंडलर कंपैशन और मोरालिटी का। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि सबसे बुरा सिस्टम भी इंसान के मोरल चॉइस को पूरी तरह मिटा नहीं सकता। केनेली यह मैसेज देते हैं कि इंसानियत तब सबसे ज्यादा चमकती है जब दुनिया अंधेरे में डूबी हो। 4. ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी नॉवल का को मैसेज। ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब है इंसानी वैल्यूज की जीत और बुराई पर अच्छाई का राज। शिंडलर के एक्शंस होप और ह्यूमन डिग्निटी का सिंबल है जब दुनिया चुप थी। नॉवल के एंड में जब जूज उससे ऑनर करते हैं तो ये एक इमोशनल और पावरफुल मोमेंट बन जाता है। केनेली का मैसेज क्लियर है, एक इंसान की एम्पैथी हजारों जिंदगियां बदल सकती है। यह नॉवल ह्यूमैनिटी के विक्ट्री और गुडनेस के इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करता है। कंक्लूजन। शिंडलर्स आर्क एक हिस्टोरिकल कहानी होने के साथ साथ एक मोरल लेसन भी है। थॉमस केनेली ने दिखाया कि एक इंसान अगर अपने कॉन्शियंस की सुन ले तो वो दुनिया में बड़ी तब्दीली ला सकता है। ऑस्कर शिंडलर के जरिए ऑथर ने मैसेज दिया है कि इंसानियत हमेशा जीत सकती है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Patrick White's novel The Tree of Man reflects White's anxiety about the rootlessness and alienation of men and women in the modern age. Discuss this statement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पैट्रिक वाइट ने अपने नोवेल द ट्री ऑफ मन में मॉडर्न जमाने के इंसान की अकेलापन, एलियनेशन और अपने रूट से जुड़ाव के लॉस, रूटलेसनेस को कैसे दिखाया है। हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे उनके कैरेक्टर्स सोसाइटी से, नेचर से और एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैट्रिक वाइट ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नॉवेलिस्ट्स में से एक थे जिन्होंने 1973 में नोबेल प्राइज जीता। द ट्री ऑफ मैन 1955 उनका एक डीप और स्पिरिचुअल नॉवल है जिसमें स्टान और एमी पाकर की जिंदगी के जरिए उन्होंने ह्यूमन लाइफ के मीनिंग को एक्सप्लोर किया। रूटलेसनेस एंड एलियनेशन का मतलब है इंसान का अपने स्पिरिचुअल और इमोशनल बेस से अलग हो जाना। वाइट को लगता था कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपने असली वैल्यूज और नेचर से दूर जा रहे हैं, इसी टेंशन को उन्होंने इस नॉवल में दिखाया है। मेन बॉडी। 1. रूटलेसनेस और एलियनेशन का थीम। वाइट के हिसाब से मॉडर्न जमाने में लोग अपने स्पिरिचुअल रूट्स भूल गए हैं। स्टान और एमी पाकर साथ रहते हुए भी इमोशनली एक दूसरे से जुदा है। उनके बीच कम्युनिकेशन गैप और अकेलापन मॉडर्न लाइफ के आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलियन बुश सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक मेटाफोर है जहां इंसान अपनी जगह ढूंढ रहा है। 2. रोजमर्रा जिंदगी में मीनिंग की तलाश। वाइट सिंपल चीजों, काम, शादी, स्ट्रगल को स्पिरिचुअल जर्नी बना देते हैं। स्टान एक कॉमन मन है जो अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। एमी एक्साइटमेंट और आइडेंटिटी के लिए तरसती है, पर अंत में फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंसान के इनर लोनलीनेस को दिखाता है। 3. नेचर और बुश का सिंबलिज्म। बुश नॉवल का एक स्पिरिचुअल सिंबल है, एंड्योरेंस और लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन। नेचर परमानेंट है पर इंसान टेम्पररी, यही डिफरेंस रूटलेसनेस को हाईलाइट करता है। स्टैन नेचर से कनेक्टेड रहता है, जबकि एमी रेस्टलेस और डिस्कनेक्टेड फील करती है। नेचर इंसान के एलियनेशन का साइलेंट विटनेस बन जाता है। 4. मॉडर्न जमाना और एग्जिस्टेंशियल डर। नॉवल पोस्ट वॉर पीरियड में लिखा गया जब ऑस्ट्रेलिया रैपिडली मॉडर्न हो रहा था। वाइट को लगता था कि प्रोग्रेस के चक्कर में लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज खो रहे हैं। स्टान और एमी मॉडर्न लाइफ के हॉलो एग्जिस्टेंस का सिंबल है। नॉवल एग्जिस्टेंशियल थॉट से इन्फ्लुएंस्ड है कि इंसान को अपना मीनिंग खुद बनाना पड़ता है। 5. पैट्रिक वाइट का स्पिरिचुअल विजन।
व्हाइट के नॉवेल्स में होप और रिडेम्पशन का एलिमेंट हमेशा होता है। नॉवल के एंड में स्थान की डेथ और लैंड का कंटिन्यूटी लाइफ के साइकिल और होप को दिखाता है। व्हाइट कहते हैं कि बिलोंगिंग तभी मिलता है जब इंसान लाइफ के मिस्ट्री को एक्सेप्ट करता है। उनका विजन मिस्टिकल है, डिविनिटी इंसान के अंदर ही छुपी है। कंक्लूजन, द ट्री ऑफ मैन पैट्रिक व्हाइट के एंग्जाइटी को दिखाता है जो उन्होंने मॉडर्न इंसान के अकेलापन और डिस्कनेक्शन के लिए महसूस की। स्टान और एमी की कहानी एक सिंबॉलिक जर्नी है जो दिखाती है कि एलियनेशन के बावजूद स्पिरिचुअल रिन्यूअल पॉसिबल है। नेचर और एक्सेप्टेंस के जरिए इंसान फिर से अपने रूट्स तक पहुंच सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Explain the strategies adopted by Kim Scott to write against white Australian colonial policies in the novel Benang. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किम स्कॉट ने अपने नॉवल बेनांग में कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ लिखने के लिए कौन से लिटरेरी और नैरेटिव स्ट्रैटेजीज यूज किए। मतलब ये समझाना है कि उन्होंने कैसे अपनी राइटिंग से एबोरिजिनल लोगों की आवाज उठाई और व्हाइट ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस को चैलेंज किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। किम स्कॉट एक फेमस इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिनका फोकस हमेशा एबोरिजिनल आइडेंटिटी, कॉलोनियल ऑपरेशन और कल्चरल रिकवरी पर रहा है। उनका नॉवल बेनांग फ्रॉम द हार्ट 1999 एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट कॉलोनियल वर्क है जो दिखाता है कि कॉलोनियल रूल ने इंडिजिनस लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी को कैसे मिटा दिया। कहानी हार्ले के थ्रू बताई गई है, जो एक व्हाइट मैन बॉर्न प्योर है और जिसका सफर अपने रूट्स और आइडेंटिटी को दोबारा ढूंढने का है। इस नोवेल के जरिए स्कॉट दिखाते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने जो चोट पहुंचाई थी उससे लिखने के जरिए कैसे भरा जा सकता है। मेन बॉडी 1. एबोरिजिनल हिस्ट्री और आइडेंटिटी का रिक्लेम करना। स्कॉट का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी ये है कि वो एबोरिजिनल हिस्ट्री को दोबारा लिखते हैं जिसे कॉलोनियल लोगों ने छुपा दिया था। वो ओरल स्टोरीज, फैमिली मेमोरीज और आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स को मिक्स करके अपनी कहानी बनाते हैं। नॉवल के जरिए वो ऑफिशियल कॉलोनियल रिकॉर्ड्स को चैलेंज करते हैं और उनके ऑल्टरनेट वर्जन दिखाते हैं। हाले का जर्नी एक सिंबल है अपने रूट्स और आइडेंटिटी को वापस पाने का। 2. असिमिलेशन पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म। नोवेल में स्कॉट ने असिमिलेशन पॉलिसी को एक्सपोज किया है जिसका एम था एबोरिजिनल लोगों का ब्लड और कल्चर मिटा देना। हाले का कैरेक्टर, जो फर्स्ट व्हाइट मैन बॉर्न प्योर है, एक आयरनी है जो सिस्टम की ब्रूटैलिटी को दिखाता है। नोवेल दिखाता है कि इन पॉलिसीज ने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और कल्चरल लॉस कैसे क्रिएट किया। हाले की फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी ये बताती है कि कैसे इंडिजिनस लोग अपनी असली पहचान से अलग कर दिए गए। 3. पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल टेक्निक्स का यूज। स्कॉट ने नॉनलिनियर नरेशन और मल्टीपल वॉइसेस यूज किए हैं ताकि एक अलग इंडिजिनस स्टोरी टेलिंग स्टाइल क्रिएट हो। यह फ्रैगमेंटेड स्टाइल एबोरिजिनल लोगों के फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाले का अपनी कहानी लिखने पर रिफ्लेक्ट करना एक मेटाफिक्शनल डिवाइस है जो ये दिखाता है कि हिस्ट्री एक सिंगल ट्रूथ नहीं होती, उस दोबारा लिखा जा सकता है। इस तरह स्कॉट कॉलोनियल ट्रूथ को तोड़कर इंडिजिनस पर्सपेक्टिव को सेंटर में लाते हैं। 4. लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग एज रेजिस्टेंस। लैंग्वेज स्कॉट के रेजिस्टेंस का एक मेजर टूल है। उन्होंने इंग्लिश के साथ एबोरिजिनल एक्सप्रेशंस और ओरल स्टोरी टेलिंग रिदम को मिक्स किया है। इससे एक हाइब्रिड लैंग्वेज बनती है जो कल्चरल सर्वाइवल का सिंबल है। कहानी लिखना है एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है जिससे पास्ट और प्रेजेंट कनेक्ट होते हैं। टोन कभी दर्द भरा है, कभी होपफुल, जो रेजिस्टेंस और रिमेम्बरेंस दोनों को दिखाता है। 5. रिकंस्ट्रक्शन और हीलिंग। नॉवल सिर्फ दर्द नहीं दिखाता बल्कि हीलिंग और रेकंसिलिएशन का मैसेज भी देता है। हाले जब अपनी फैमिली हिस्ट्री को जोड़ता है वो पूरी इंडिजिनस कम्युनिटी के हीलिंग प्रोसेस का सिंबल बन जाता है। कहानी के एंड में एक होप है कि अपनी पेनफुल हिस्ट्री का सामना करना ही डिग्निटी और आइडेंटिटी को वापस पाने का पहला स्टेप है। इस तरह बेनांग एक डिकोलोनाइजेशन का एक्ट बन जाता है, लिखने और याद करने के जरिए। कंक्लूजन। बेनांग में किम स्कॉट ने कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ लिखने के लिए इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, हिस्टोरिकल रीराइटिंग और लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटेशन का यूज किया। उन्होंने एबोरिजिनल लोगों के दर्द, रेजिस्टेंस और सर्वाइवल को आवाज दी। नॉवल एक कल्चरल रिबेलियन है जो बताता है कि जब हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं तभी हम अपनी आइडेंटिटी वापस पा सकते हैं।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you।